वेलकम टू स्क्वायर अकाडमी। मैं अजीत सोनी सर आज आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे छंद। आज वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपको छंद से रिलेटेड होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल आपको ये वीडियो देखना है और वीडियो देखते ही देखते आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको ना लिखने की जरूरत होगी और ना ही कोई रूल्स याद करने की जरूरत होगी, क्योंकि मैं ऐसा रूल्स आपको आज तैयार कराऊंगा कि आप देखते ही देखते सारे रूल एक बार में ही तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि छंद है क्या, छंद के बाद छंद के अंग क्या है और छंद कैसे बना, है ना। और ये भी बताएंगे कि छंद में मात्रिक छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंदों में सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं और विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं। हम ये भी जानते हैं बच्चों कि कक्षा 10 के सिलेबस में इतने सारे छंद नहीं है, फिर भी हमें छंदों के बारे में जानना इसलिए अति आवश्यक है कि आगे चलकर क्लास 11-12 में हमें इन्हीं छंदों को पढ़ना है। इसलिए मैं उस तरीके से वीडियो बनाता हूं कि हमें आधा ज्ञान नहीं देना है, फुल ज्ञान देना है। आपको सारे जितनी भी ज्ञान है वो आपको कभी बर्बाद नहीं करती है, क्या करती है, एक अच्छे मार्गदर्शक की ओर ले जाती है, मार्गदर्शन की ओर। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हम इन सारी चीजों को जानते रहें। जानने के बाद हम जब किसी चीज को जब जान जाते हैं तो कारण क्या होता है कि हम इसको जानने के बाद आगे भी इसी तरह का प्रोसेस करते रहते हैं। हाई स्कूल में पढ़ने के बाद हमें इंटर में जाना है, इंटर के बाद हमें ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन में भी क्या करना है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, लेकिन जो बीए कर रहा है और हिंदी सब्जेक्ट से कर रहा है उसके लिए ये अति आवश्यक है। ये भी बता दें बच्चों कि आपके प्रश्न पत्र में 2 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? तो 2 अंक से यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो आएगा उसके लिए अंक निर्धारित होंगे 2, अर्थात यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आएगा। अब मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। आपको दूसरा उदाहरण ना लेने की जरूरत है और ना ही कुछ दूसरा पढ़ने की जरूरत है। जो हम पढ़ाएंगे वही आपके बोर्ड पेपर में आएगा। यह आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप चेक कर लीजिएगा कि इसके अलावा कोई दूसरा आएगा ही नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 अंक का जो सवाल आता है छंद से रिलेटेड। तो छंद में सबसे पहले छंद की यदि परिभाषा देखा जाए तो छंद की परिभाषा बनता किसके है, इससे है, छंद के अंगों से बनता है। छंद के अंगों से कैसे बनता है? क्योंकि छंद के अंग क्या है? वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और चरण। इन सभी से मिल करके बना वाक्य ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। तो हम परिभाषा में ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और चरण से मिलकर बना वाक्य छंद कहलाता है। अब छंद में कई प्रकार के छंद होते हैं, जैसे सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। तो इनको के बारे में भी बता दें थोड़ा सा। जो हमारा सममात्रिक छंद होगा, जिनके सारे पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसे छंद को हम कहते हैं सममात्रिक छंद। अर्थात इनके जो पार्ट होंगे सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सम होंगे। जैसे कहने मतलब सब हम कहते किसको है, अर्थात जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं कि जो 2 हो, 4, 6, 8 और 10 में ये 0, अर्थात जिसका इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो, या तो 8 हो, या तो 6 हो, या तो 4 हो, या तो 2 हो। ये आपके क्या कहलाते हैं? सममात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे मैं देखता हूं तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हमारा चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हर गीत का है। बेटा मैंने यही बताया आपको कि जिसके इकाई के अंक में या तो 2 मिल जाए, या तो 4 मिल जाए, या तो 6 मिल जाए, या तो 8 मिल जाए, या तो 10 मिल जाए, ऐसे छंद को हम सममात्रिक छंद कहते हैं। या जो 2 से कट जाए, पूरा पूरा जो विभाजित हो जाए, या जिसके पार्ट एक बराबर हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सममात्रिक। हम देख लेते हैं तो इसमें देखिए, चौपाई में 16 मात्रा और इसके इकाई के अंक में क्या मिल गया? 6 मिल गया, इसलिए ये क्या है आपका? सममात्रिक। इसमें 4 मिला, सममात्रिक। इसमें 6 मिला, सममात्रिक। इसमें 8 मिला, सममात्रिक। अर्थात ये सारे
सारे जितने भी ये आपके दिखाई दे रहे हैं ये सममात्रिक हैं। अर्ध सममात्रिक किसे कहेंगे? जिनका आधा आधा वर्ण क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन मिलाने पर वो सम बन जाए। जैसे 13 और 11, इनका आधा आधा वर्ण क्या है? अर्ध सममात्रिक आधा आधा, यानी आधा आधा दोनों को मिला देते हैं तो होता कितना है? 24 होता है। अर्थात 24 अब क्या हो गया? सम। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्ध सममात्रिक। यानी कि दो चरण मिलाने पर, दो चरणों को मिलाने पर हमें क्या मिलता है? सम मिलता है। पहला चरण भी क्या है? विषम है, और दूसरा चरण भी विषम है, लेकिन इन दोनों चरणों को मिलाने पर बन क्या गया? सम बन गया। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक। विषम मात्रिक में क्या आएगा? जैसे आपका कुंडलिया हो गया, छप्पय हो गया, ये आपका विषम मात्रिक छंद है। ये बनता किससे है? तो दोहा और रोला से। आपका कुंडलिया हो गया। छप्पय किससे बनता है? तो रोला और उल्लाला से। अब आगे हम कुछ आगे बताते चलते हैं। आज इनके बारे में थोड़ा बता दें। जैसे वर्ण, वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण आपके क्या क्या होते हैं? तो वर्ण वो वाक्य होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया? स्वर हो गया। स्वरों में जितने भी शब्द होंगे वो वर्ण कहलाएंगे। अर्थात हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसके बाद यदि हम मात्रा में चलें तो जब हम इसको पढ़ाने लगेंगे तो इसमें मात्राएं लगती हैं। मात्राएं क्या लगा करती हैं? या तो आपको यस दिखाई देगा, या तो आपको आई दिखाई देगा, या वन दिखाई देगा। जहां पे यस दिखाई देगा ये मात्रा है, अर्थात इसको हम टू से रिलेट करते हैं और वन को वन ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगी? मात्रा। अर्थात किसी भी दोहा, सोठा, चौपाई, रोला आदि के ऊपर लगा हुआ मात्राएं, ये सब मात्राएं कहलाती हैं। अर्थात इनको जब नंबर में व्यक्त कर दिया जाता है तो यही क्या कहलाते हैं? मात्रा। आगे देखते हैं गति। जब हम किसी दोहा को पढ़ने लगते हैं, कैसे? जैसे हम ये लिख दें, एक दोहा आपके सामने लिखते हैं। जैसे लिख दिया मैंने, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा हरो, बाधा हरो, राधा नागर सोय, राधा नागर सोय, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परै, जा तन की झाई परै, झाई परै, श्याम हरित दुति होय, श्याम हरित दुति होय, श्याम हरित दुति होय। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो यति होता है, जब हम इनमें किसी में भी अगर जो अर्ध विराम लगा होता है, कामा लगा होता है, इस अर्ध विराम को ही हम यत कहते हैं। जहां पे हमारी आवाज थोड़ी सी रुकती है, या किसी दोहा को पढ़ते समय जहां पे हम थोड़ा सा विराम कर दें, उसी को हम कहते हैं यति। अदब पढ़ने की जो हमारी क्या होती है? स्पीड होती है, वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। गति के बाद तुक। तुक क्या कहलाता है? तो तुक वो वाक्य कहलाता है कि जहां पर हम पूर्ण रूप से रुकते हैं, और रुकने के पश्चात, यानी कि एक जब हमारी लाइन की पूर्ण होती है, अर्थात दो चरण जहां पूर्ण होते हैं, तो पूर्ण होने पर एक शब्द मिलेगा। जैसे इसमें मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, ये या वर्ण जो मिला, इसके बाद जब दूसरा मैं पढ़ना चालू करता हूं तो जा तन की झाई परै, श्याम हरित दुति होय। अर्थात ये या वर्ण यही हमारे क्या कहलाएंगे? तो ये हमारे तुक कहलाएंगे। और चरण किसे कहेंगे? ये चार भागों में जो बट गया, इसी को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। कैसे? देखो, ये आपका फर्स्ट चरण, ये सेकंड चरण, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। अर्थात इनको चार भागों में मैंने बांट दिया। ये और ये चार भागों में जैसे मैंने इसको बांट दिया, तो ये हमारा क्या कहलाया? ये चार भागों में बंटने वाला ये चीज ये चरण कहलाता है। तो यही हमारा चरण है। इसीलिए छंद के अंग को जानना अति आवश्यक है। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको ये भी पता रहे कि छंद होते कितने हैं और छंद में मात्राएं कितनी होती हैं। आप हाई स्कूल का पढ़ोगे तब भी आप इंटर तक का पूरा सिलेबस आप क्या कर लोगे? कवर कर लोगे। लेकिन आपको इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि आपको आगे ये पढ़ना है। चौपाई में जैसे 16 मात्राएं होती हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, ये आपके सिलेबस में है। आगे गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हर गीत का 28 होती है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। दोहा में 13-11 होती हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल दो है, एक तो है रोला और दूसरा है सोरठा।
लेकिन इसके पहले हम आपको क्या बताएंगे, दोहा भी बताएंगे। जब आपको दोहा बता देंगे तो सोरठा आने लगेगा, और जब सोरठा दोहा आपको आने लगेगा तो आप रोला भी अपने आप बना लेंगे। अब ये मात्राएं लगती कैसे हैं सर, मात्राओं के बारे में भी थोड़ा जानना है। कारण क्या है कि मात्राएं ही लगाना इस छंद में सबसे ज्यादा कठिन कार्य होता है। तो उसके लिए हम आपको छोटी छोटी ट्रिक बताते चलेंगे, बस वही आपको ध्यान देना है। जैसे जब हम क्या लिखते हैं स्वर और व्यंजन, तो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर थोड़ा सा जान ले, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो स्वर कहते हैं ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण के सहायता के बोले जाएं। जैसे आ हो गया, तो आ में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम स्क्रैच कर देते हैं। स्क्रैच करने के बाद आपको बताते चलते हैं। अर्थात स्वर और व्यंजन का ज्ञान हुआ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब मात्राएं लगाते हैं तो स्वरों के आधार पर लगाते हैं। किसके आधार पर लगाते हैं, तो स्वरों के आधार पर। अर्थात स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। वो दोनों प्रकार के स्वर जैसे आपने पढ़ लिया तो आप मात्रा लगाना अपने आप जान जाओगे। कारण क्या है, केवल हमें स्वरों की ज्ञान होना अति आवश्यक है। स्वर में मैंने देखा तो एक होता है हमारा हास्य स्वर। क्या होता है, हास्य स्वर। हास्य स्वर किसे कहते हैं, अर्थात हास्य मतलब छोटा, तो उसी छोटा को हम कहते हैं हास्य या लघु स्वर। क्या कहते हैं, हास्य या लघु स्वर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गुरुआ, गुरु 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 स्वर, या उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ। गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ, और दीर्घ का मतलब भी होता है श्रेष्ठ या बड़ा। अर्थात कुछ वर्ण क्या होते हैं, लघु अर्थात छोटे होते हैं, कुछ वर्ण क्या होते हैं, तो दीर्घ होते हैं अर्थात बड़े होते हैं। जहां आपने इसका ध्यान दिया 100% आपको छंद आने लगेगा, आप मात्रा भी लगाने लगोगे। देखो समझ लो, हास्य का मतलब छोटा, तो हमें मिला क्या छोटे में, छोटे में हमें मिल रहा है अर्थात छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ। इसके अलावा क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा री और ली। क्या मिलेगा, री भी मिलेगा और ली। जहां पे इनकी मात्राएं आपको मिली, ये सारी मात्राएं मिलेंगी, तहां पे हम क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे, वही मात्रा, और गिनेंगे कितना, एक। देखो इसका मात्रा क्या होता है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं, छोटी ई की पीछे डंडा ऊपर उड़निया, और छोटा ऊ की ये सीधा सबके साथ, री में कोई मात्रा इसी तरह होगा, ली में भी इसी तरह मात्रा होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहां पे ये मात्राएं मिले तो बट से हमें कुछ देखना नहीं है, उसके ऊपर वन लगा देना है, अर्थात वन मात्रा इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। ये वन मात्रा में लगाया तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थात लघु स्वर, जिसको हम कहते हैं क्या, लघु या हास्य स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ध्यान देना है, अंग नहीं है ना आहा है। अंग क्या है आपका, अनुस्वर है, और आहा क्या है आपका विसर्ग है। तो ध्यान यही देना है कि अंग यदि आ जाएगा किसी वाक्य में, किसी दोहा में, तो उसमें हम डबल मात्रा नहीं लगाएंगे, अर्थात उसको हम गुरुवर्ण नहीं मानेंगे। लेकिन यदि वही व्यंजन में लगा हो, इसमें लगा हो व्यंजन में, जैसे व्यंजन में कैसे लगा होगा, ये का बना करके इसमें ये बिंदी लग गई, तो कंग, ये कंग बंदी लगने से ये क्या हो गया, व्यंजन में यदि लगा होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, दीर्घ वर्ण मानेंगे। कंग के अलावा एक शब्द हो गया कहा, अर्थात इस तरह का शब्द भी हो गया, का के आगे भी अगर ये विसर्ग लग गया तो ये भी दीर्घ कहलाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, अर्थात जहां पे ये मात्राएं आएंगी, अर्थात इनकी मात्राएं आएंगी, वहां पे हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, और उसको टू गिनेंगे। कितना गिनेंगे, टू, अर्थात 2। आप लोग इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए। और अब आगे चलते हैं, नोट करते करते फटाफट नोट कर लीजिए, देख लीजिए। नोट हो गया बच्चों। तो पहला हम छंद लिखते हैं दोहा छंद। डाल लीजिए सभी लोग, दोहा छंद। सबसे पहले दोहा छंद, और याद क्या करना है, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, दोहा छंद।
अब ध्यान देना है कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। मैंने आपको बताया था कि यह क्या है, जो दोहा है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसलिए इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान देना है हमें। पहला देख लीजिए कि दोहा छंद में, तो दोहा छंद में हमें मिलेगा क्या, 13 और 11। दूसरे में ये क्या मिलेगा, अर्थात ये पहला चरण हमारा क्या हो गया, यानी कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मिलेगी, और यही हमारा क्या कहलाएगा, दोहा छंद। अर्थात हम परिभाषा कैसे लिख लेंगे कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। हम जैसे बोलते जाएं वैसे लिखते चले जाओ। कैसे, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस छंद को क्या कहते हैं, अर्ध सम्मात्रिक छंद। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फटाफट आप लिखते चले जाइएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरिक सोय जातन की झाई परय, जातन की झाई परय श्याम हरित दुति होय, श्याम हरित हरित दुति होय। ध्यान देंगे, इसमें 4 चरण। पहला चरण में फर्स्ट, सेकेंड, और ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 चरण हुए। ये भी चरण, अर्थात 4 चरण। 4 चरण में क्या बताए थे, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। हम मात्रा लगाते चलते हैं, देखते चलते हैं। ये एक ही मात्रा है तो यस लगाएंगे, इसमें भी यस लगाएंगे, बड़ी की मात्रा, इसमें 1-1 लगाएंगे, इसमें यस यस लगाएंगे, इसमें 1 और यस लगाएंगे, इसमें यस यस, इसमें यस, इसमें 1-1, इसमें यस, इसमें 1, इसमें यस, इसमें 1-1, यस यस यस, इसमें यस और 1-1-1-1-1 और यस और 1 गिन लेते हैं। तो 2 मैंने बताया था कि जहां जहां यस लिखेंगे उसके ऊपर उसको हम 2 मान के गिनेंगे। तो 2 + 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11 और 11 2 13। पहले चरण में हमें मिल गई 13। दूसरे में आते हैं तो 2 2 4 2 6 और 6 1 7 1 8, 8 2 10 और 1 11। तीसरे में देख लेते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, जातन की झाई पर है 10 1 11 और 2 13। श्याम हरित दुति होय, तो 2 1 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 और 1 11। मैंने यही बताया था आपको कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दोहा छंद। अब दोहा छंद के बाद हमें पढ़ना क्या है, सोरठा छंद। तो डाल लीजिए आप लोग जल्दी से सोरठा छंद। सोरठा छंद आप लोग फटाफट डालिए, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या पढ़ना है, सोरठा छंद। इससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा बेटा, बस यही पढ़ना है जो हम पढ़ाते चलते हैं। डाल लीजिए आप लोग सोरठा छंद। सोरठा छंद लिखिए, परिभाषा लिखिए। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में, और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा
दूसरे और चौथे चरण में दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अर्थात इसको हम किस तरह, इसको हम शार्ट में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अर्थात पहला प्लस तीसरा चरण इक्वल टू 11 मात्राएं, दूसरा प्लस चौथा चरण इक्वल टू 13 मात्राएं। इस तरह भी लिख सकते हैं। और याद कैसे करेंगे कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सोरठा छंद। और सोरठा छंद होता क्या है? तो सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। यदि हमें दोहा छंद आ जाए और दोहे छंद की नीचे की लाइन ऊपर कर दें तो सोरठा छंद आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको करना नहीं है, आपको सोरठा छंद का एक एग्जाम्पल लिख लेना है। हम जैसे लिखते चलते हैं उसी तरह लिख लीजिए, फटाफट करते जाइए। सोरठा छंद का एग्जाम्पल उदाहरण लिख लीजिए। जो सुमिरत सिद्धि होय, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन। देखो बच्चों, इसमें भी 4 चरण हुए। ये हमारा फर्स्ट चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। जैसे मैंने बताया था सेम उसी तरह हमें मात्राएं लगानी है। इसमें यस लगाएंगे 1 1 1 1, इसमें भी 1 लगाएंगे, इसमें भी 1, इसमें यस और इसमें 1, इसमें 1 1, इसमें यस, इसमें 1, इसमें 1, क्योंकि ये लघु वर्ण है। ये भी लघु है तो 1, ये भी लघु 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों हमारे क्या है? लघु है। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें भी। देखो जब ग्रह इसमें हो तो उसके पहले वाले में हमें क्या लगाना होता है? यस लगाना होता है, चाहे वह लघु वर्ण हो। तो इसमें हम यस लगाएंगे, इसमें 1 और इसमें 1। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी यस और इसमें 1। इसमें देख लें, ये 2 शब्द हैं, इसमें आधा शब्द लगा है, चाहे वह लघु हो। अगर 2 शब्द मिल जाएंगे तो उसको भी हम दीर्घ मानते हैं और उसके पहले वाले वर्ण में हम क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। तो इसमें लगा, इसमें है तो हम इसमें यस लगाएंगे, इसमें 1 करेंगे। यस 1 1 1 1 1 1 1 1। अब गिन लेते हैं तो हमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। जैसा मैंने लिखा था कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। पहले 11 मिल गया, अब दूसरे में कितना मिलना चाहिए? 13। तो 1 2 2 4 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 और 3 13। ये 13 मात्राएं। चौथे में देख लेते हैं 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 और 1 ये 11। मैंने जैसे बताया था कि दोहा सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। 11 मिल गई, इसमें भी 13 मिलना चाहिए। 2 1 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 और 10 3 13। तो इस तरह करके हमें ये पता चल गया कि दोहा छंद के 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सोरठा छंद कहते हैं। आज के